जी तो गाइस मेरे साथ दो स्टूडेंट मौजूद हैं, इनकी तरफ चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि भाई न्यूजीलैंड का जो प्राइम मिनिस्टर जो कि इस टाइम मौजूद है इंडिया के अंदर, जिस तरह से वो नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से वो बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से वो गुरुद्वारे के अंदर जा रहे हैं, एक लाइक के कोई मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वो दौरे पर होता है तो वो डिफरेंट स्टेट्स के विजिट करता है, वहां पर देखता है कि हमारे रिलेशन किस तरह से बेहतर हो। लेकिन न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर ये कुछ और करते हुए नजर आ रहे हैं, तो भाइयों से राय लूंगा कि ये क्या सिनेरियो से इसको इनको कैसे देखते हैं एज आ पाकिस्तानी, इस चीज को कैसे देखते हैं आप? देखें बेसिकली इंडिया जो एज अ नेशन तो वो मेरे हाल से हमारे से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और चाहे वो डेवलपमेंट हो या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है या जीडीपी है, वो हर लिहाज में हमारे से बेहतर जा रहे हैं अभी तक। और अगर न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को एक जो है हिंदू सिविलाइजेशन के, आप भी जानते हैं कि बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, तो जितने भी ब्रिटिशन है या आउटसाइडर्स हैं उनको ये चीज़ बड़ी ज़्यादा फैसिनेट करती है। तो मैं तो सिर्फ इसको यही समझूंगा कि वो एज अ सिर्फ उसको हिंदू कल्चर को देखने के लिए या उसमें ज़्यादा इंटूट हो रहे हैं, या पर्सनल, या मेरे हाल से इसको एज सच हमें एज अ कंपैरिजन नहीं लेना चाहिए। एज अ पाकिस्तान या इंडिया वो उससे ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं। आपकी क्या राय है इसमें? मेरी राय इसमें ये है कि देखें, जैसे भाई ने बात की कि इंडियन सिविलाइजेशन एक बहुत मजबूत सिविलाइजेशन है शुरू जी। से। और लाइक वो लोग अपनी सिविलाइजेशन से बहुत प्यार करते हैं और क्रिकेट भी उनका जुनून है। तो उनके प्राइम मिनिस्टर का ये चीज़ें इख्तियार करना सिर्फ और सिर्फ एक इंक्लूसिविटी का इस्तेमाल करना है, उनके उनके साथ ताल्लुक़ को बेहतरीन मजबूत करने के लिए। और दूसरी बात ये कि हमें सबको ही पता है कि इंडिया एक इमर्जिंग पावर है और बहुत जल्दी ये लाइक डोमिनेट करने वाली है बहुत बड़ी मार्केट्स को, जिसमें ऑटोमोबाइल आ जाता है, टेक मार्केट को अल्टीमेटली वो कर चुका है। लाइक उसमें वो कंट्रोल जमा चुका है अपना सारा। और अब ऑलमोस्ट दुनिया का जो 1/3 है यूनिकॉर्न स्टार्टअप और कोई भी इंडस्ट्री है वो उसका ओनर इंडियन है। सो लाइक ये हर कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इंडिया के साथ बायलैटरल जो रिलेशंस हैं उनको मजबूत करें। और लाइक जिस तरह उन्होंने इंडियन नेवी की जो बात की वो इसलिए की कि ओशिनिया में उनको ज़रूरत है इंडियन के साथ लाइक अपने रिलेशंस को मजबूत करने की। तो उनको लाइक उनकी पूरी आर्मी का इन्हिसार नेवी पे है न्यूजीलैंड की। तो इंडियन नेवी की तारीफ़ करना उनके लिए, उनका मकसद यही है कि वो इसमें कोई कोलेटरल ट्रेनिंग्स आगे फ्यूचर में कर सकते हैं। यही चीज़ें हैं। बाकी इनमें जो इसको हम जियोग्राफिकली देखें तो वैसे तो वो दोनों बहुत दूर दराज कंट्रीज़ हैं, लेकिन जो एक वजह एक यही है वो कि वो अपनी इंडस्ट्री को लिंक करना चाहते हैं, को रिलेट करना चाहते हैं चीज़ों को, ताकि वो लाइक म्यूचुअली ग्रो कर सकें। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी इज अ बॉस। अमेरिकन जो अभी के जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कहते हैं कि भाई मोदी इज अ बेस्ट डीलर, मतलब कि दो कंट्रीज के बीच में सुलह करवाने के लिए जो एक बंदा काम करता, उन्होंने कहा कि मोदी वो हैं। अभी जिस भी कंट्री के आप मुंह से सुन लो तो वो मोदी की तारीफें, इंडिया की तारीफें करते हुए नजर आते हैं। तो भाई क्या चीजें ऐसी हैं कि जो कि हम भी अगर वो चीजें करें तो हमारी भी तारीफें होनी शुरू हो जाएंगी, ऐसी ऐसे क्या करते हैं आपसे सवाल? बेसिकली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो इस हवाले से यही है कि देखें, मोदी ने अपना बेस्ट दिया है चाइना को अपोज करने में, चाइना को हर लिहाज पे डिफीट करने में, उसको क्रश करने में। और वो इन यूरोपियन नेशंस, चाहे वो अमेरिका है या जितनी भी पावर्स हैं, वो उसके साथ फुल कोऑपरेट कर रहा है चाइना को बैक थ्रो करने के लिए। तो मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि वो एज अ बेस्ट पार्टनर है उनके लिए, चाइना को स्ट्रेटिजिकली भी है, चाहे वो इकोनॉमिकली भी है, और अगर वर्क जोन में भी देखा जाए तो वो मेरे हाल से अगर हम भी चाइना को अपोज करना स्टार्ट कर दें और उनका जो हमने एक ब्रदरहुड है हमारा सीन उनके साथ, अगर वो भी हम खत्म कर दें तो डेफिनेटली वी कैन मेक द हैप्पी यूरोपियन एज वेल। आपकी क्या राय है इसमें? मेरी इसमें राय यही है कि लाइक मोदी की तारीफ़ करना उनके लिए जो उसका मेजर रीज़न है वो ये है कि जो फार राइट लोग हैं उनकी हमायत हासिल करना है। लाइक मोस्टली इस वक्त आप यूएस में भी देखें तो फार राइट हुकूमत है। और जैसे कि भाई ने बात की कि चाइना को अपोज़ करना, और अगर चाइना को अपोज़ कर रहे हैं और दूसरी साइड पे यूएस और जो यूरोप है उसमें भी फार राइट जो है वो पलड़ा भारी चल रहा है इस टाइम। तो ओशिनिया के लिए इस सब चीज़ों का हमायत हासिल करना उनके लिए लाइक एक स्ट्रॉन्ग, उनकी पॉलिसीज़ को स्ट्रॉन्ग करने वाला है। ओशिनिया में फार राइट है या लेफ़्ट है वो बात की बात है, लेकिन इससे ये होगा कि जो डिप्लोमेसी होगी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी फार राइट के हक़ में बात करने के लिए। बिल्कुल सही। यहाँ पर अगर मैं अपने थोड़ी सी बात करूँ अपने कंट्री की, तो हमारे कंट्रीज के अंदर से जो कि मसाइल हैं जो हमारे वो खत्म नहीं हो रहे, और इंडिया देखते हैं को इंडिया डे बाय डे डेवलप करता जा रहा है।
जिस तरह से उनकी इकोनॉमी देखते हैं बूस्ट कर रही है, तो हमारे क्या फॉल्स हैं जो इनको हमें फुलफिल करने की ज़रूरत है, और क्या चीज़ें हैं कि जो कि हमें आगे लेकर जाएंगे, क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए हमें? देखिए इंडिया तो आपको भी पता है पॉपुलेशन है वो ग्रो कर चुका है और बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया फॉरेन जो है इन्वेस्टर्स के लिए। यहाँ पर आपको मैं कट करना चाहूँगा, पॉपुलेशन की आपने बात की 1 अरब 40 करोड़, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को संभालना भी डिफिकल्ट होता है। हमसे यहाँ पर कोई हमारी तकरीबन इस टाइम 26 करोड़ की आबादी है, वो नहीं हमसे संभाली जा रही, वो इतनी बड़ी आबादी को संभाल भी रहे हैं और उसको लेके भी चल रहे हैं। देखें उसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं लाइक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, लेकिन देखें वो एक बहुत अच्छे तरीके से रिसोर्सेज को जनरेट करने के अलावा यूटिलाइज भी कर रहे हैं। हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं लेकिन हम उन्हें यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो हैं लाइक उन्हें भी हम अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहे, और लाइक उनकी डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं लाइक टूरिज्म इंडस्ट्री है, और उनके जो सोर्स ऑफ अर्निंग्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने यूटिलाइज़ किए हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हम भी अपनी एज अ 5 और 6 हम भी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो अगर हम भी अपने रिसोर्सेज को या अपनी पॉपुलेशन को अपनी यूथ को वो यूटिलाइज़ करें डिफरेंट तरीक़ों से लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर, और वो टेक्निकल एजुकेशन जो दे प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी यूथ को, सो मेरे ख्याल से दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट थिंग दे आर डूइंग टू कम्पीट। क्या रहा है आपका? मेरे ख्याल में इंडिया जो है जस्ट लाइक इट्स अपोनेंट चाइना, वो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को बड़े अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहा है। लाइक उनमें अडेप्टेबिलिटी बहुत पाई जा रही है जो कि हमारी वहाँ में नहीं पाई जा रही, जिसकी मिसाल ये है कि वहाँ पे एक रिक्शे वाले के पास भी QR कोड है, वो भी ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, ठीक है। इवन के भिखारी भी वहाँ पे अब QR पे चल रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ लोग अडेप्टेबिलिटी पे नहीं आ रहे, कैश में चल रहे हैं। हाँ। ये तो एक छोटी सी मिसाल है, लाइक हर लिहाज में हमारे यहाँ लोग अडेप्ट नहीं कर रहे खुद को, और करंट दौर में सर्वाइवल के लिए जो चीज़ है वो अडेप्टेबिलिटी है, और इनोवेशन को अपना नहीं रहे हमारे लोग, ना कि अपना नहीं रहे बल्कि अपोज भी कर रहे हैं। तो आई थिंक यही हमारी रीज़न है कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। आपने कहा कि QR कोड यूज़ कर रहे हैं, और QR कोड्स यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है? हमारे अवाम अभी तक इसकी तरफ शिफ्ट क्यों नहीं हुए? लास्ट टाइम हमने देखा कि हम शिफ्ट होने लगे तो जैज़ कैश ने सुना कुछ स्कैम हो रहे थे कि भाई पेमेंट सेंड नहीं कर रहे थे तो भाग रहे थे। इस तरह की चीज़ें हमारे लोग कहते हैं कि भाई ये जो चीज़ आने से पहले उस पर इम्प्लीमेंट करने से पहले ही उसके फॉल्स बता देते हैं। हमारे यहाँ पर तो करप्शन भी हो रही है, तो करप्शन बच सकता है उससे? जी हाँ, इसकी पॉलिटिकल रीजंस भी हैं। कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी वो नहीं चाहते कि लोग ये चीज़ें अपनाएं, और जो एलीट्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं जिनका नुकसान है इस चीज़ में, वो नहीं चाहते कि ये लोग ये चीज़ें अपनाएं। और दूसरी तरफ ये भी है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं कर रही। लाइक अगर गवर्नमेंट हैवीली इन्वेस्टमेंट करेगी इस चीज़ में और लोगों को शऊर देगी, तो लाइक हमारे यहाँ लोग हैं जो शऊर हासिल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। इसकी मिसाल ये है कि अब हमारे यहाँ रिक्शे वाला इन ड्राइव तो या ऊबर तो यूज़ कर सकता है, लेकिन वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर रहा। तो यही रीज़न है कि हमारे यहाँ इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट नहीं की जा रही है। तो अगर राइट इन्वेस्टमेंट होगी तो आई थिंक ज़रूर होगा। अभी क्या रहा है इस बारे में? मेरे ख्याल से हम टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करना हमारे लिए मुश्किल एक तरह से ये भी है कि क्योंकि हम ज़्यादातर लोग जो है वो जो पब्लिक अवेयरनेस लैक कर रही है। सो मेरे ख्याल से लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि लाइक हमें टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होना है, इसी तरीके से ही हम कम्पीट कर सकते हैं वर्ल्ड को। सो यही मेन तरीका है लोगों को इस चीज़ की तरफ शिफ्ट करने के लिए, उन्हें अवेयर किया जाए। लास्ट क्वेश्चन आपसे कि जिस तरह से हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर दुनिया के पॉलिटिशियंस, दुनिया के बड़े रिच पर्सन्स, आप देखेंगे मार्क ज़करबर्ग, एलोन मस्क जैसे बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ वहाँ पर विजिट करती हैं और सारे इंटरेस्ट जताती हैं इस बात का कि हम अपना जो आउटलेट है यहाँ पर खोलना चाहते हैं। तो ऐसे क्या चीज़ें हम करें कि दुनिया हमारे पास भी आए कि भाई हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी भाई? क्या उनके पास ऐसी अलादीन की छड़ी है जो घुमाते हैं तो इन्वेस्टमेंट वहाँ पर हो रही है और करोड़ों जॉब्स वो अपने लोगों को दे रहे हैं, और हमारे यहाँ से करोड़ों नौजवान बाहर जाते जा रहे हैं? क्या हल देखते हैं इसका? मेरे ख्याल से तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो यही है कि जी रूल ऑफ लॉ है। लाइक अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टर को आपने अट्रैक्ट करना है और प्रैक्टिकली आप चाहते हैं कि वो इधर आए और हम उस चीज़ से जो है वो बेनिफिट जो है वो हासिल करें, तो मेरे ख्याल से कि हमें मेक श्योर करना चाहिए कि दैट वी हैव इम्प्लीमेंटेड अ कंप्लीट कोड ऑफ लॉ। सो दिस इज़ ओनली वे टू अट्रैक्ट द इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। क्या राय है आपकी? मेरी इसमें राय यही है कि लाइक हमारे यहाँ पहले एजुकेशन का म्यार बेहतर करना होगा, और जब एजुकेशन का म्यार बेहतर होगा और लोगों की सोच बदलेगी, और उसके अलावा हमारे यहाँ काफ़ी रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म भी है, जिसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ आने से, इन्वेस्ट करने से घबराते हैं।
और दूसरी एक रीज़न टेररिज्म भी है। बहुत बड़ा रीजन। हाँ दूसरे नंबर पर हम आए सीरिया के बाद, जी जी। टेररिज्म में दूसरे नंबर पर आए हैं। तो ये क्या सीन है? आपने बात की, बहुत अच्छा किया आपने कि इसके ऊपर पब्लिक की नजर दौड़ाई थोड़ी सी कि मजहबी एक्सट्रीमिज्म हमारे अंदर पाया जाता है। तो इसका एलिमेंट क्या है, किस तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं, कैसे हो सकता है ये? पहले तो कुछ टाइम पहले तो हम कहते रहे मोबाइल हराम है, हम कहते रहे कि इंटरनेट हराम है, ये कहते रहे तस्वीर खिंचवाना हराम है, माइक पर बोलना हराम है, ये सारी चीजें हम करते रहे। उसका खमियाजा ना हम आज भुगत रहे हैं कि ना हम एआई जनरेट कर पा रहे हैं, ना हम व्हाट्सअप बना पा रहे हैं, ना हम और कोई चीज इस तरह की क्रिएट कर पा रहे हैं जिससे हम अपने माशरे को या दुनिया को फायदे दें। हम कंज्यूमर्स हैं और कंज्यूमर बहुत बड़ा बोझ होता है माशरे के ऊपर। कैसे देखते हैं इन चीजों को? देखिए, मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि आप किसी फ़िरके पे पाबंदी लगा दें या किसी मज़हब पे पाबंदी लगा दें, लेकिन इसमें यह है कि हमारी इकॉनमी में मज़हब का एक बहुत बड़ा मार्केट कैप है। तो मेरे ख्याल में अगर हम सिर्फ उस मार्केट कैप को ख़त्म करेंगे, लाइक ये चंदा सिस्टम थोड़ा बहुत ख़त्म करेंगे, हम सिंपली इकोनॉमी से उस चीज़ को लैदा कर देंगे जब, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। सही बात है। आपकी क्या राय है इसमें? किस बारे में? यही जो अब मजहबी एक्सट्रीमिज्म जो हमारे अंदर पाया जाता है हमारे मुल्क के अंदर, भाई ने बताया कि उसका भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो कि हम लैक कर रहे हैं दुनिया से। देखिए मेरे ख्याल से रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म इतनी ज़्यादा नहीं है जितना हम इस चीज़ का चर्चा कर रहे हैं या जितना हम इसके बारे में ज़्यादा मशहूर हैं। लाइक अगर देखा जाए तो ईरान में है बहुत ज़्यादा रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है। अफ़गानिस्तान के अंदर देखें उधर तो एटलीस्ट वुमेन जो है वो किसी पब्लिक प्लेस पर जा ही नहीं सकती, ऑफिस में काम भी नहीं कर सकती। आपने दो मुल्कों के मिसाल दी, इनकी डेवलपमेंट भी बता हाँ, तो डेवलपमेंट उनका देखें आप, जीडीपी जो है ग्रोथ रेट हमारे से बेहतर है, उनकी इकोनॉमी हमारे से बेहतर है, और एटलीस्ट यही तो दो मेन चीज़ें हम देखी जा उनकी सकती मिसाल हैं। देने से बेटर है ये क्यों नहीं कहते कि भाई मजहब को फॉलो करने वाले कोई एक मुझे ऐसा कंट्री बता दें जो कि मजहब को बहुत अच्छी तरह फॉलो करता हो और दुनिया का बेस्ट इकोनॉमिकल कंट्री जिसके इकोनॉमी की मिसालें देते हो दुनिया। देखें इसराइल आपके सामने है, वो अपने रिलीजियस को कितने फेथफुली वो जो है वो उसके साथ डिवोटेड हैं और प्रैक्टिकली भी वो हमारे से बेहतर हैं। लाइक ज्यूज जो हैं वो अपने रिलीजन को एज अ मुस्लिम को ज़्यादा बेटर तरीके से उनके जो फेथ हैं वो उसके साथ इम्प्लिकेटेड हैं, तो वो साथ साथ उनकी इकोनॉमी हमारे से भी बेहतर है। बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर। आपकी मिसाल पे मैं अप्रिशिएट करूंगा और बताना चाहूंगा आपको, हम सिर्फ और क्या हम प्रैक्टिकल मुस्लिम्स हैं या फिर वर्बली मुस्लिम्स हैं कि भाई ये काम नहीं करना, तौबा तौबा ये इस्लाम के खिलाफ है। अगर हम आज प्रैक्टिकल मुस्लिम होते तो जिस तरह की इजराइल की आप मिसाल दी है, आपको नहीं लगता कि हमारे मजहब ने उससे बेटर चीजें बताई हुई हमें? जी डेफिनेट सी बात है। देखें मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं वो ज्यूज जो वो फॉलो कर रहे हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, वो इस्लाम्स की टीचिंग्स हैं। दे हैव स्टडीड द होली कुरान एंड द हदीथ एंड दे आर प्रैक्टिकली डूइंग दैट थिंग, बट वी आर लैकिंग इन दैट थिंग। तो मेरे ख्याल से हमें भी प्रैक्टिकली उन चीज़ों की तरफ जाना होगा, ना कि सिर्फ उनको मानना होगा। हम बिलीव तो है हमारा इस चीज़ के ऊपर। हम दूसरों को फोकस ज्यादा करते हैं। हम कहते हैं कि भाई तूने टोपी नहीं पहनी, ओ हो तूने तो इसका तू तो काफिर है, ये तो काफिर, उसको मार दो। आप यहाँ पर मैं खड़े होकर मैं कहूंगा कि इस बंदे ने नाउज़ुबिल्लाह के इसने कुछ ऐसा काम किया, यहाँ पर ये लोग ज़ुम्बी बनकर आपको मारना शुरू कर देंगे जी जाहिर सारी बात है। अभी बगैर तहकीक के। बगैर तहकीक के ये एक बहुत बड़ा जो हमारा डिफेक्ट है। इसको तो रिलीजियस लीडर्स जो है या आइडियोलॉजिकल लीडर्स जो है वो बेहतर तरीके से, लाइक इसमें उलमा को अपना रोल प्ले करना चाहिए। लाइक हमें सेक्टिज़म्स को डिफीट करना है। पाकिस्तान के अंदर जो ये चीज़ है ये बहुत बुरे तरीके से हमें तोड़ेगी। यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, सऊदीया के एक बड़े शेख ने कहा कि इस्लाम तो हम पर नाजिल हुआ था, कुरान मजीद तो हम पर आई, लेकिन पाकिस्तानियों को तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा। क्योंकि आप देखिए क्या लगता है आपको कि इस्लाम वाकई में ही उनके ऊपर, आप आज पता चल रहा कि आप दुबई के तरीके देकर, सऊदीया के तरीके देकर, वहां पर बाहर से कोई फॉरेनर जाता है खुलेआम घूमता है। हमारे यहाँ पर कोई इस तरह का खुलेआम घूम सकता है कि हम उसको तो उसमें तो फिरके वो लगवा देंगे, फतवे लगा देंगे। लेकिन देखिए ये जो चीज़ है अगर हम इसको रियलिटी में देखें तो ये डिफरेंट है। लाइक हम सुनते हैं कि भाई सऊदी अरब में या डिफरेंट अदर कंट्रीज़ जो हैं उसमें, या अफगानिस्तान वगैरह या डिफरेंट कंट्रीज़ है कि उसमें भाई आपको फ्रीडम है, फ्रीडम टू स्पीच है, फ्रीडम टू टॉक है, और पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन रियलिटी में उधर भी ये चीज़ें हैं। लाइक अगर आप जब जाते हैं तो आपको भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं लाइक अदर कंट्रीज। तो मेरे ख्याल से ये कॉमन चीज़ है, हमें इस चीज़ को इतना कंसीडर नहीं पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई। मैं चीज अगर मैं और या आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, मैं अगर ये अपना चैनल 4 साल से चला रहा हूँ इस तरह की खुली गुफ्तगू में, तो पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, नो डाउट। इतनी खुली बातें आप सऊदीया में नहीं कर सकते, आप वहां पर कहीं भी कतर में जाकर इस तरह की खुली बातें नहीं कर सकते। अगर पता चल गया तो गायब हो जाएंगे आप। तो ये बात तो है, क्रेडिट तो मैं दूंगा अपनी कंट्री को, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा यही क्वेश्चन है, आपने जिस तरह से बात की मजहबी एक्सट्रीमिज्म के बारे में,
भाई कहते हैं कि इतना भी नहीं है, तो है वाकई में या नहीं है? एक्चुअली जब हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो तब हमें इसको कंसिडर करना होगा। लाइक मैं इसकी एग्जांपल दूंगा, कराची में वाक़या हुआ था, सैमसंग की कंपनी ने अपना बाहर QR कोड लगाया था, और जो कुछ मजहबी अफराद वहाँ पे पहुँच गए, हजूम मॉब बन गया, और उनका कहना ये था कि इस QR कोड में वो अल्लाह का नाम लिखा हुआ है और ये बेहुरमती कर रहे हैं। और यहाँ पर जो सियालकोट में जो वाकया हुआ, जी जी, और लाइक के सैमसंग कोई छोटी कंपनी तो है नहीं, और जब सैमसंग से ये वाक़या हुआ है तो लाइक हर इंडस्ट्री उस चीज़ से अवेयर हो चुकी है। तो जब हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमें इस चीज़ को कंसिडर करना होगा, और उनको पता है कि ये इस कौम के लिए ये वो टॉपिक है कि हल्की सी बात पे यहाँ बम गोली चल जाती है। तो उनको पता है कि हम अपनी अगर अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे और ये एक बम धमाके से उड़ा के, तो हम सारी एग्जैक्टली। चलें, बहुत शुक्रिया गाइस आप लोगों का टाइम देने का, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टू टॉक विद यू गाइस। नाम नहीं है। बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ। हम हर चीज के अंदर लेके जाते हैं, अपने मजहब को लेके आते हैं हर चीज के अंदर। इसको सॉरी टू से बुरा नहीं मानो, वो किस तरह ना सुने, लेके सुने, आए। एक मिनट बात तो सुने। हिस्ट्री लार्जेस्ट कैलिब्रेशन मेक दी एक पाकिस्तान। मिनट सुने तो सही। आप अगर मजहब को लेके आना चाहते हैं तो इस्लामी कानून नाफिज कर दे। मैं भी बात करूंगा मजहब के ऊपर, आप भी बात करेंगे। एक जो आपकी जमहूरियत है, जमहूरियत और इस्लाम में सर टू पैरेलल थिंग्स, क्या कहना चाहेंगे? देखो, जमहूरियत इंसानों का अपना बनाया हुआ कानून है, हाँ, जिसमें इंसान की राय मोतबर है, अक्सरियत की, मेजॉरिटी की। और शरीयत में अहल लोग होते हैं, जो उस ओहदे का अहल होता है, और उसमें मेजॉरिटी की बात नहीं देखी जाती, अच्छे और बुरे का ख्याल रखा जाता है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा। ये कंसेप्ट है जमहूरियत का और इस्लाम का। तो जो हमारी जमहूरियत है, हम किस नाम कहते हैं कि ये इस्लामिक डेमोक्रेसी है। तो इस्लामिक डेमोक्रेसी देखे, हमारे सदर के पास ये इख्तियार है कि वो किसी को माफ़ कर सकते हैं। अगर किसी ने मुझे कत्ल किया है या मेरे ख़ानदान को कत्ल किया हुआ है, तो मेरे सदर के पास ये इख्तियार है कि वो उसे माफ़ करे, लेकिन इस्लाम में उसके पास, इस्लाम में नहीं है। तो उस चीज़ को मेरे ख्याल में पैरेलल थिंग्स है सर, हम हर चीज के अंदर। चले एक चीज वाइंड अप की तरफ जाते आपको हैं। मैं यहाँ पे ये भी डिक्लेयर कर दूं, भट्टो से लेके इमरान खान तक आप किस तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत है? पाकिस्तान में कतन जमहूरियत नहीं है। जिसने भी खुद को इलेक्टेबल समझा उसने सजा भुगती। भट्टो फटे पे लटका, मोहतरमा बेनजीर भट्टो ने शहादत हासिल की, नवाज शरीफ ने जिला वतनी काटी, इमरान खान जेल में है। जिसने भी खुद को इलेक्टेबल होने की गलती समझने की गलती की, वो गलती पे था। पाकिस्तान में सिलेक्टेड लोग आते हैं, और मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि हमारे सिलेक्शन के म्यार को अल्लाह ताला बेहतर करे। पाकिस्तान में कतन जमहूरियत नहीं है। जो समझता है कि पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है, वो गलती पे है। आप मानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। हाँ, कवानीन के मुकाबले में हम पीछे हैं, लेकिन क्या इस्लामी मुल्क होने के इस एजाज के अलावा आज तक हमने क्या किया? कि अपने लिए क्या किया? दुनिया के लिए तो छोड़ दे, क्या कंट्रीब्यूशन की है दुनिया को? हमने कुछ दिया हो? अरे भाई, आप कह रहे हैं कि क्या कंट्री, पूरे गल्फ को हमने खड़ा किया। एमिरेट्स PIA ने जाके बनाई। प्यारे भाई, चाइनीज नशा करते थे, पाकिस्तानियों ने और मुसलमानों ने वहां पर उनके साथ जाके काम किया। बैकडोर चैनल अभी क्या कर रहे हैं? वो तो पुरानी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी हम लोग काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? कोई एक बताएं जो कि हम इंडिया के मुकाबले या दुनिया के मुकाबले में खड़े होकर उनको आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते? कोई अरे भाई, एक चीज ये, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या पूरी दुनिया में कहीं पे ऐसे फ्रूट की बड़ी हुई रेडियां नजर आती हैं आपको? क्या पूरी दुनिया में फ्रूट खाने से, फ्रूट बेचने से दुनिया में तरक्की करेंगे? प्यारे भाई, आप तरक्की के म्यार को क्या समझते हैं? तरक्की का म्यार को समझता हूँ टेक्नोलॉजी, IT टेक्नोलॉजी का म्यार है। हाँ जी। क्या ये म्यार नहीं कि हम अल्लाह ताला के नजदीक हों, हमारे अंदर अल्लाह के नजदीक हो? जरूरी है सर, उससे वो पहले जरूरी है, लेकिन इसके बाद जो आती है वसाइल आते हैं, टेक्नोलॉजी आती है। अमेरिका से भरा पड़ा है हमारा मुल्क, वसाइल से भरा पड़ा है मुल्क। मैं आज से तकरीबन 10 साल 15 साल पहले, मुझे आपकी जरूरत है इधर। मुशर्रफ दौर के अंदर मैं एक कालम पढ़ रहा था, खबरें अखबार का वो कालम था। उसके अंदर मैंने पढ़ा, लिखने वाला लिख रहा था कि आज तक ख्याली दुनिया से नहीं, ख्याली दुनिया से बाहर आके मैं आपको बात बता रहा हूँ। लिखने वाला लिख रहा है कि मैं पूरे वसाक़े का साथ कह सकता हूँ, प्रेसिडेंट भी मुशर्रफ है, 18वीं तरमीम अभी नहीं हुई, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मुशर्रफ है। और लिखने वाला लिख रहा है कि मैं पूरे वसाक़ के साथ कह सकता हूँ कि मुशर्रफ को पाकिस्तान के डिफेंस की अलिफ बे का नहीं पता। पाकिस्तान अल्लाह की मर्जी से बना हुआ मुल्क है। अच्छा, आप लोग होप रखें, अच्छी उम्मीद रखें, मायूसी ना फैलाएं। एक दूसरे पे से बना हुआ मुल्क है सर, अल्लाह ने बना के दिया।
और इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ी है। प्यारे भाई, अच्छा, हमारे अल्लाह के ऊपर बनाए हुए मुल्क के ऊपर 71 में फिर हमारे अटूट अंग जिसे हम कहते हैं शारक, वो बांग्लादेश हमसे अलग क्यों हुआ? क्या आपने इस नारे अल्लाह पे ताला ने हम क्या पर नहीं छोड़ी क्या आपने इस नारे पर गौर नहीं किया? उधर तुम इधर हम, इसमें मार्फत थी। तो अल्लाह ने इसमें हमारी माफी जिम्मेदारी दी। रखी है ना। हाफिज इसमें साहब, मौलवी साहब, आप एक बात में जरा थोड़े मेरे बुजुर्ग हैं आप जरा एक बात सोचें, अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है बजरिए मुशक्कत। आप कहें कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी से चल रहा है, घर पे बैठे रहे, कुछ प्यारे काम न भाई, करें तो आप कुछ होगा आपका? आप नहीं, मेरी बात सुने, खाना ऊपर से मन्नू सलवाएगा आपके लिए? प्यारे भाई, दुनिया बजरिए मुशक्कत है, जो काम करता है, जिसके लिए आप मांगते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि जिस चीज की आप मेहनत करोगे उसका मैं फल दूंगा। प्यारे भाई, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से कभी बदगुमान नहीं होना चाहिए। मेरी बात आप समझें, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, हम लोग कीचड़ उछाल रहे हैं, खुद इख्तिसाबी का अमल कहीं पे भी नहीं है। किसी भी बंदे को ये सोच नहीं है कि मैंने पर्सनली क्या करना है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान को हम लिबरल मुल्क समझते हैं या पाकिस्तान को जमहूरी मुल्क हम कैसे समझते हैं? मैं पाकिस्तान को इस्लामी मुल्क समझता हूँ और ये भी समझता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों वक्तों में, थोड़े वक्त में इंशाल्लाह यहाँ पे इस्लाम के कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन होगी और हम लोग कुछ चेंज करेंगे। मैं खान साहब, wind up की कड़ियों तरफ से जाते हैं आप। कड़ियां मिलाते हुए मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरा 41 साल का जो ऑब्जर्विंग है वो मुझे ये बताती है कि इंशाल्लाह हम बी ए मुस्लिम ग्लोबली कुछ करने जा रहे हैं, बी ए नेशन, बी ए पाकिस्तानी हम कुछ करने जा रहे क्या हैं, आपको और कुछ- बी ए एशियन, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान मिल के कुछ करने जा रहे हैं। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। चले, आपको कुछ इनकी बातों में कोई सदाकत और कोई सदाकत तो होगी, उनकी जो ओपिनियन है उसके ऊपर आप कितने दफा करते हैं? क्या कुछ नजर आ रहा है इस चीज के ऊपर जो ये बातें कर रहे हैं सारे में? देखो, सब चीज़ें खुदा पे नहीं छोड़नी चाहिए। खुदा ने हमें मुल्क दिया, फिर खुदा ने तोड़ दिया। हम दुनिया को क्या दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत मैटर करता है। हमने TLP दिया दुनिया को, TTP दिया TTP दिया, बिल्कुल सही बात। दुनिया को, ऐसे मुलविस दिया जिन्होंने उम्मत को आपस में लड़ाया। अच्छे तालिबान को जो तालिबान हमने बनाए। पुलियों के ऊपर फितवे लगाए, हमने बिजली के खंभे पर फितवे लगाए, जब से हमने गाड़ी पर भी फितवा लगाया, टीवी जब से पर, टीवी तस्वीर पर है खिंचाने उस पर भी पर। फितवा लगाया, हमारे पास मोबाइल फोन्स आए उस पर भी फितवा लगाया, अब खुद जेब में भी रखा हुआ है। हमने तालिबान को सपोर्ट किया, फिर कहता है नहीं ये खवारिज है, फितनतुल खवारिज है। हम उधर गए कि एवरीथिंग इज फेट एंड राइट, अब कहते हैं कि नहीं वो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा वजीर खारजा, उनका तालिबान का वजीर खारजा बना था महमूद कुरैशी, अब वो जेल में पड़े। हम कहते नहीं तालिबान ठीक नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रहा पाकिस्तान किसकी तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान की चाबी किसके पास है, ये मुस्लिम मुल्क है या नॉन मुस्लिम मुल्क है। मैं खुद मायूस हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ। मुझे कुछ भाई नजर की नहीं आ बात रहा। से मैं एक भाईजान कतन मायूस ना हो मेरे प्यारे भाई, मायूसी भी कुफर है। मायूस कतन ना हो बल्कि मैं खुदा एफर्ट से करें। मायूस नहीं जैसे- हूँ। मायूस खुदा नहीं से है, कैसे मायूस मायूस हूँ? मायूस नहीं है, मैं फैक्चुअल जो बातें मुल्क कर के रहे हैं। बड़े प्यारे हैं, भाई, मुल्क के बड़े हैं, मुल्क के वो- बड़ों से आप मुल्क के बड़ों पे मायूस ना हो बल्कि पर्सनली यूथ हमारा सबसे ज्यादा है। आप बी ए यूथ, बी और हम लोग क्या कर रहे हैं मुल्क के मैं तुम्हें लिए? बताऊँ हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे नहीं, हैं मैं मुल्क तुम्हें के लिए? बताऊँ हम क्या कर रहे हैं। मेरी बात सुनिएगा, फौजी मरे उस दिन ट्रेन के ऑपरेशन पे, फौजी मरे, कोई 18 के फौजी मरे, शहीद हो गए, जो भी आप कहें, हम कहने के शहीद हो गए। आर्मी पब्लिक स्कूल का ऑपरेशन हुआ, हमला हुआ, 157 मेरे भाई मेरे बच्चे खून में लदे हुए पाए गए। उसके बाद APS का कमीशन बना कि इंसाफ देंगे। उस वक्त TTP ने हमला किया कि नहीं किया? उनका तर्जुमान कौन था? एहसानुल्लाह एहसान था। जिम्मेदारी उसने ली, हाँ उसने ली। बाद में एहसानुल्लाह एहसान सरेंडर हो गया, हाँ सरेंडर हो गया। उसके बाद TV चैनल पर आया, हाँ जी आया, अच्छे लिबास में आया, हाँ हीरो की तरह आया। बाद में पठानों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया कि हमारे बच्चों को कातिल कैसे हीरो की तरह TV चैनल पर पेश किया जा रहा है। जैसे सलीम साफ़ी के साथ जरगा प्रोग्राम में आया था, जो खुद भी अपने आप को पठान कहते हैं, उसको हटाया गया। उसके बाद एक लेडी जाती है आर्मी के कर्नल के पास, जो उस वक्त के APS के चौहदा फोरम का चेयरमैन था। उसके पास गया कि कर्नल साहब मेरे 2 बेटे शहीद हो गए, हीरो को TV पे बिठाया गया है, मुझे क्या जवाब देना है? उसने क्या जवाब दिया तुम्हें पता है? नहीं पता। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ये मैंने कई ज्यादा इंटरव्यूज में बताए हैं, आप जाके देख के सर्च करें कि ये सच है या झूठ है। उसने कहा 2 ही बच्चे मरे हैं, 2 और पैदा करो। मैं मायूस नहीं हूँ। ये ग्राउंड रियलिटी प्यारे भाई, ग्राउंड आप रियलिटी। जब आप एक बच्चा आप ground सिक्योरिटी के realities जिम्मेदार ये है, है। उसके बाद आप हीरो को कह रहे सरेंडर हो गया। और हीरो ने क्या किया तुम्हें मैं बताऊं? हीरो सरेंडर हुआ, उसके बाद आर्मी कहती है कि हमने इसको एक ऑपरेशन में यूज करना था, हमसे भाग गया।
अगले दिन वो तुर्की चला गया, मलाला यूसुफजई को उसने टारगेट किया कि तेरी खैर नहीं, तू पाकिस्तान में आके दिखा। भाई समथिंग प्यारे भाई, समथिंग समथिंग यही समझने की जरूरत है प्यारे भाईजान। हम लोग, मैंने वही बात कर मुझे दी, नहीं समझ आ वही रहा। बात जो मैं कर रहा हूँ, वही चीज आपके इंटरव्यू चले में भी सही चल है रही है मौलवी साहब। कि तनकीद है, खुद इख्तिसाबी का अमल कहीं पे भी नहीं चले है। सही है मौलवी साहब। एक बंदा अकाई में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। मौलवी साहब इंतहाई पॉजिटिव आदमी है, पॉजिटिव रहना भी अच्छी बात है, लेकिन इतने भी पॉजिटिव नहीं रहना चाहिए कि आपके सामने ही शेर आए और आप आंखें बंद कर लो, शेर आपको खा जाए। तो इसी के साथ खान साहब दे इजाजत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।